हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ह्रास लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनके प्रश्नों को हल करना है, इनके मेथड क्या क्या हैं। पिछली वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट को एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है तो चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ह्रास होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ह्रास होता क्या है और ये जान लेते हैं कि ह्रास लगता किस पर है। ह्रास संपत्तियों पर लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती है जिन पर ह्रास नहीं लगता, जैसे कि भूमि हो गया, ठीक है, उसका जीवन काल अनंत है तो उस पर ह्रास नहीं लगेगा, ठीक है। तो ह्रास होता क्या है उसको देख लेते हैं। किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने से या समय व्यतीत हो जाने से या फिर कीमत में परिवर्तन होने पर या वह वस्तु नष्ट हो जाने या नए आविष्कार आने से या दुर्घटना हो जाने से या अन्य किसी कारण से उस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाना ह्रास कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ह्रास किसे कहते हैं। किसी भी स्थायी संपत्ति के या किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी होना ह्रास कहलाता है, ठीक है। और ये समय के हिसाब से होता है, यानी कि जिस तरीके से समय घटता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है, उस तरीके से उस पर ह्रास घटता जाता है, मतलब उसकी मूल्य कम होती जाती है। तो यहाँ पर ह्रास को प्रभावित करने वाले या ह्रास के कुछ कारण दिए हैं, ठीक है। पहला है संपत्ति की लागत, जिसके कारण ह्रास लगता है। संपत्ति का निरंतर उपयोग, किसी संपत्ति का अगर हम निरंतर उपयोग करते हैं तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। यानी कि अगर हम कोई मोबाइल खरीदते हैं, उसके बाद उसे हम उपयोग करते हैं, तो अगर हम 6 महीने उपयोग कर लेते हैं तो उसका मूल्य जो है कम हो जाएगा। अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो उतने राशि में जितने में खरीदे थे उतने में वो नहीं बिकेगा। तो यही ह्रास है। समय चले जाने के कारण, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें भी होती है जिनका समय चले जाने पर उनका मूल्य कम हो जाता है, वो भी एक ह्रास का कारण है। अप्रचलन, यानी कि कोई नए आविष्कार के आने से पुराने वस्तुओं या कोई पुरानी मशीन का प्रचलन कम हो जाना, यानी उसका चलन कम हो जाना, यही जो है ह्रास का कारण है, ठीक है। एक रिक्तीकरण दिया है, दुर्घटना दिया है, प्राकृतिक कारण दिया है और बाजार मूल्य में स्थायी कमी है। तो ये सब इसके जो है ह्रास के कारण हैं। अब ह्रास की विधियाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। तो मेथड तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन हमें केवल 2 ही मेथड पर फोकस करना है। पहला है स्थायी प्रभाग पद्धति, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा है क्रमागत ह्रास पद्धति, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इन्हीं दोनों मेथड से हमें ह्रास निकालना है। तो चलिए क्रियात्मक प्रश्न, चलिए उदाहरणों को देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है, एक मशीन 1 अप्रैल 2018 को 5,000 रुपये में क्रय की गई। स्थायी प्रभाग पद्धति से 10% प्रति वर्ष ह्रास काटते हुए 3 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाइए। यह माना गया है कि संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और लेखांकन वर्ष कैलेंडर वर्ष रहेगा। देखिए, लेखांकन वर्ष 2 वर्ष होते हैं, मतलब 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक कैलेंडर वर्ष होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का रहता है, और एक होता है वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो आपको इसमें जो है वर्ष का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी का पूरा इसमें खेल है, इसी से पूरा बनेगा। तो यहाँ पर दिया है 5,000 में एक मशीन क्रय करते हैं 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। और उस पर 10% ह्रास लगाना है प्रति वर्ष 3 साल के लिए। और चूँकि इसमें अवशिष्ट मूल्य नहीं दिए, अवशिष्ट मूल्य जो है, अगर अवशिष्ट मूल्य दिया होता तो 5,000 में पहले उतना राशि घटा लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो है आगे करते हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार से जो है इसका प्रारूप रहेगा। पहला रहेगा दिनांक, विवरण, फिर रहेगा राशि, फिर दिनांक, फिर विवरण, फिर राशि, ठीक है। और ऊपर में डेबिट क्रेडिट रहेगा। तो सबसे पहले दिया है 1 अप्रैल को हमने 1 अप्रैल 2018 को मशीन क्रय किया है,
5,000 का, तो लिख लेंगे 2018 को अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 5,000। ठीक है, यहाँ पर क्रय किए हैं। तो उसके बाद फिर अप्रैल से, ठीक है, अब अप्रैल से अब यहाँ पर जो कि कैलेंडर वर्ष जो है क्या दिया है, कैलेंडर वर्ष दिया है, इसका मतलब है कि दिसंबर लास्ट रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 31 दिसंबर लिखे। ठीक है, तो 2018 दिसंबर 31 को, यहाँ पर 2018 की जगह 2019 लिखना था, 2019 नहीं, ठीक है 2018, ठीक है। ठीक, 1 अप्रैल से हम लोग जो है 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदा 5,000 का। ठीक, उसके बाद फिर अब इस पर ह्रास लगाएंगे 10% की दर से, तो दिसंबर 31 में इस पर ह्रास लगेगा। ठीक है, जो भी मशीन रहेगा उस पर लास्ट जो ईयर रहेगा। ठीक है, ये जो खाता बनता है वो लास्ट में बनता है, यानी कि वर्ष के लास्ट में बनता है, तो जो ह्रास लगेगा वो वर्ष के अंत में लगेगा। तो दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, यानी कि ह्रास खाता को कितना लगेगा। अब देखिए 5,000 है, 5,000 का 10% निकाल लेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि हमने मशीन कब क्रय की है, तो मशीन हमने 1 अप्रैल 2018 को क्रय की है। अब अप्रैल से लेकर हमें कितने तक गिनना है, कैलेंडर वर्ष है यानी कि दिसंबर तक। ठीक है, तो अगर हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं 31 दिसंबर तक, तो पूरे 9 महीने हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 9 महीने के अंदर जो है हम लोग यहाँ पर ह्रास लगाएंगे। तो ह्रास की गणना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए गणना किस प्रकार से करना है। 5,000 का मशीन है, तो 5,000 इंटू 10 इंटू 9 बटे 100 इंटू 12। अब 9/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 महीने हैं। ठीक है, अगर पूरा वर्ष भर का रहता है, यानी कि अगर 1 जनवरी को हम लोग क्रय किए होते तो पूरा 1 साल का लगता, लेकिन यहाँ पर कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का लगेगा। ठीक है, ह्रास जो है 9 महीने का लगेगा। तो 1 0 10 में से कट गया और 1 0 5,000 में से कट गया। ठीक है, तो 100 भी कट गया और 10 भी कट गया, 5,000 का 1 0 भी कट गया। अब 9 को 3 से कटा लेंगे, 3 तिया 9, और 12 को भी 3 से कटा लेंगे, 3 चौक 12। अब बच गए 3 और 4। अब 3 को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब 4 से कितना, 15,000 को हम लोग 1,500 को हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12 हो गया, फिर बच गया 3, उसके बाद 4 सत्ते 28 हो गया, फिर बच गया 2, और 4 पंचे 20 हो गया। तो हमारा टोटल जो है 375 रुपये जो है ह्रास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 375 रुपये जो है ह्रास खाता में लिख दिए। अब क्या करना है, ठीक है, अब देख लेना है हमें इस साइड का टोटल कितना है। इसका 5,000 है। अब इस साइड का देख लेना है, तो हमारा सिर्फ 375 है, यानी कि शेष की राशि कितनी है, यानी कि जो 5,000 है उसमें आपको घटा देना है 375 को, तो 4,625 रुपये बचेगा। तो इसको किस तरीके से लिखना है, तो इसको दिसंबर 31, ठीक है, यानी कि जो ये बाय बैलेंस सीडी है, इसका हिंदी में बोलेंगे तो शेष ले गए। ठीक है, तो शेष ले गए यानी कि ये अंतर की राशि को हम लोग शेष ले गए करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो अंतर की राशि है कब निकालते हैं, 31 दिसंबर को ही निकालेंगे, मतलब वर्ष के अंत में ही निकालेंगे। वर्ष के अंत में ह्रास निकाल रहे हैं तो वर्ष के अंत में ही जो है शेष लेंगे। ठीक है, तो 4,625 आ जाएगा। कैसे आएगा, 5,000 में 375 को घटा देने पर 4,625 आ जाएगा। अब डेबिट का शेष कितना है, 5,000। अब क्रेडिट का भी कितना हो गया, 5,000। अब देखिए जो हमने 2018 को ये है ना, ठीक है, 2018 को मशीन क्रय किया है और जो ह्रास है वो 2018 में ही लगा है। तो ये जो बैलेंस सीडी करके लगाए हैं हम लोग 4,625, ये जब आएगा तो 2019 में आएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ तक कितने था, दिसंबर 31 को हम लोग शेष ले गए करके दर्शाएं 4,625। तब इसके अगले महीने यानी कि जनवरी 1 को, ठीक है, और कौन सा वर्ष लग जाएगा, 2019 लग जाएगा।
तो जनवरी 1, 2019 टू बैलेंस बीडी यानी शेष लाया गया करके दिखाएंगे 4,625 रुपये। ठीक, अब हमको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 2019 आ गया और जनवरी 1 आ गया, तो यहाँ पर प्रश्न में देख लेना है कि जनवरी 2019 को कोई मशीन वगैरह क्रय तो नहीं किया गया या कोई मशीन विक्रय तो नहीं किया गया है, तो ऐसा कोई एंट्री नहीं है, इसलिए इसको बस इतना ही रखना है। तो 2019 जनवरी 1 को शेष लाया गया 4,625। ठीक है, तो इधर का टोटल तो उतना ही रहेगा 4,625। अब 2019 में, ठीक, दिसंबर 31, अब ये तो जनवरी 1 हो गया, तो दिसंबर 31 हो गया, यानी कि एक साल का पूरा यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, ह्रास लगाएंगे। और ह्रास किस राशि पर लगेगा, इस 4,625 पर नहीं लगेगा, उसी राशि पर लगेगा, यानी कि जितना हम लोग क्रय किए थे, ठीक है, जितने में हम लोग मशीन क्रय किए थे उसी राशि पर बार बार लगेगा, यानी 10% जो है 5,000 पर ही लगेगा। यही जो है स्थायी प्रभाग पद्धति का गुण है। ठीक है, तो 4,625 रुपये जो है शेष लाया गया करके यहाँ पर दर्शाएंगे। उसके बाद इस साइड में क्रेडिट साइड में 2019 करके लिखेंगे, और चूंकि ह्रास जो है दिसंबर लास्ट वर्ष के लास्ट में निकाल रहे हैं तो दिसंबर 31 लिखे हैं। ह्रास खाता को अब निकाल लेंगे इसका भी, तो जब दूसरा का निकालेंगे तो 1 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, पूरा साल भर का निकालेंगे, इसलिए सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 5,000 × 10/100। अब 100 में से 1 0 10 का, 1 0 5,000 का घटा लेंगे तो बच गया 500। ठीक है, अब हम लोग शेष लाया गया करके कितना लाए हैं, 4,625 रुपये लाया गया करके दिखाए हैं। अब उसमें 500 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 4,125, यानी कि इतना राशि जो है अंतर की राशि है। यहाँ पर देखिए 500 आया है ह्रास, तो ह्रास लिख लेंगे 500। अब उसके बाद क्या करना है, अब तो कुछ एंट्री नहीं करना है, तो क्या करना है, 4,625 को लिख लेना है, योग कितना है, इधर तो इतना ही रहेगा 4,625। अब इस साइड जो है 4,125 कम है। ठीक है, यानी कैसे कम निकाल, मतलब इसका पता कैसे करना है, तो ये जो 4,625 है उसमें 500 माइनस करेंगे तो 4,125 निकल जाएगा। और इसको कैसे दर्शाना है, दिसंबर 31 करके ही दर्शाना है, और बाय बैलेंस CD करके दिखाना है, यानी कि शेष ले गए करके दिखाना है 4,125। अब इसका टोटल करेंगे तो 4,625, इधर भी 4,625। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, जो शेष ले गए हैं उसको यहाँ पर दिसंबर 31 को ले गए थे, तो जब इसको नेक्स्ट ईयर में लेंगे, ठीक है, ये दिसंबर लास्ट मंथ है, तो इसके बाद फिर 2020 आ जाएगा। तो 2020 में कौन सा मंथ, तो ये दिसंबर के बाद आएगा जनवरी। ठीक है, तो 1 जनवरी को शेष लाया गया करके दर्शाएंगे 4,125 रुपये, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। तो 2020 है, जनवरी 1 है, टू बैलेंस BD है, यानी कि शेष लाया गया करके दिखाएंगे 4,125, वो अंतर की राशि। अब देखिए, अब यहाँ पर भी हमको हमेशा देख लेना है, जैसे कि 2020 आ गया, जनवरी 1 आ गया, तो इस तारीख पर कोई यहाँ पर, यानी कि इस वर्ष में, ठीक है, वर्ष को ध्यान देना है, इस वर्ष को यहाँ पर कुछ क्रय या विक्रय तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये इतना ही रहेगा। और हमें कितना वर्ष का निकालने के लिए बोला है, 3 वर्ष का। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो 2020 आ गया, जनवरी के 1 आ गया, शेष लाया गया करके दिखाएंगे 4,125 रुपये, और इसका टोटल हो जाएगा 4,125 ही। अब देखिए, जब इसका ह्रास निकालेंगे फिर 2020 को दिसंबर 31 में, ठीक है, मतलब 2020 जनवरी 1 से स्टार्ट किए हैं, दिसंबर 31। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर 500 क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो निकलेगा ह्रास वो जितने तारीख को हम लोग क्रय किए हैं उस पर निकलेगा। ठीक है, अब जब इसका शेष ले गए करके यहाँ पर लाएंगे तो कौन सा हो गया, जनवरी 1 को हो गया। ठीक है, यानी कि जनवरी 1 से दिसंबर तक का है हमारा 1 वर्ष, तो यानी कि पूरा 1 वर्ष के लिए अब निकलेगा। तो इधर भी वैसी है, जनवरी 1 से 31। ठीक है, तो यहाँ भी 1 वर्ष का निकलेगा, तो ऊपर में जितना 500 निकला था नीचे में भी उतना ही 500 आएगा। तो अब हम यहाँ पर, और सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि घटाना जो है 4,125 रुपये से है। ठीक है, यानी कि जो शेष लाया गया करके दर्शाएंगे
उसी में हमको ह्रास को घटा देना है। तो 4125 में 500 घटा दिए तो 3625 बच गया। इसको दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी यानी कि शेष ले गए करके यहाँ पर दिखाना है 3625 रुपये। इसका टोटल हो गया 4125, इसका टोटल हो गया 4125। अब देखो 2020 को दिसंबर 31 था, शेष ले गए करके दर्शा दिए। अब इसको नेक्स्ट ईयर लगेंगे तो जनवरी 1 तारीख को लगेंगे और क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी यानी कि शेष लाया गया करके दर्शाएंगे 3625 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 2020 था तो यहाँ पर हो गया 2021 और टू बैलेंस बीडी करके दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 2021 अप्रैल लिख दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर अप्रैल नहीं आएगा, क्या आएगा, जनवरी ही आएगा, ठीक। क्योंकि देखिए 2020 को दिसंबर था तो जब हम इस साइड लाएंगे जब नया वर्ष स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही जो बैलेंस बीडी है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रारंभिक स्कंद, यही प्रारंभिक रहतिया प्रारंभिक स्कंद है, ठीक है। ओपनिंग की स्टॉक यही है 3625 रुपये। तो ये नया वर्ष में चला गया तो नया वर्ष में शुरुआत कौन सा होगा, जनवरी 1 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिसंबर 1, हमको उसको नहीं देखना है कि जनवरी 1 से होगा, हमको ये देखना है कि इसको ह्रास कब लगा है और इस पर शेष हम कब लाए हैं। तो शेष को ध्यान देंगे तो दिसंबर 31 को लाए थे तो उसके नेक्स्ट मंथ ही हम लोग इसको जो है लाया गया करके दर्शाएंगे तो जनवरी 1 होगा। तो यहाँ पर अप्रैल 1 की जगह जनवरी 1 आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी 3625, ठीक। अब देखिए हमें तो यहाँ 3 वर्ष बोला है, लेकिन अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नहीं 3 ही हुआ है। यहाँ पर हम लोग ह्रास कितने का निकाले हैं, 3 वर्ष का निकाले हैं, ठीक। हमें 3 वर्ष का बोला गया था, 1 वर्ष एक्स्ट्रा निकालना है, यानी कि निकालना नहीं है, जो शेष है उसको निकाल के रखना है, क्योंकि ये जो शेष है अगले वर्ष के लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, प्रारंभिक रहती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग दर्शाएंगे बाद में जब कुछ भी खाता बनाएंगे तो इसको हमेशा निकालना ही है ऐसे ही, ठीक। तो इस प्रकार से बनना है। अब देख लेते हैं दूसरा भी उदाहरण। दूसरा दिया है 1/4/2018 यानी 1 अप्रैल 2018 को एक व्यापारी ने एक प्लांट 9400 रुपये में खरीदा तथा उसके लगाने में 600 व्यय, ठीक है। यानी कि एक प्लांट खरीदे हैं, उसकी स्थापना व्यय कितना लग गया, 600 रुपये, यानी कि कॉस्ट लगा है उसका 600, ठीक है, उसको रखने के लिए। अब प्लांट का अनुमानित जीवन काल जो है 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष तक के लिए है, तथा अवशिष्ट मूल्य है 1000। स्थायी प्रभाग पद्धति के अनुसार 3 वर्षों के लिए प्लांट खाता बनाइए। जीएसटी की दरें दी है 6%। हमेशा आपको ध्यान रखना है जीएसटी का ह्रास से कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि जब भी आप ह्रास निकालेंगे तो जीएसटी को ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखिए 1/4/2018 यानी 1 अप्रैल 2018 हमें, अब यहाँ पर तो ये नहीं बोला है कि कैलेंडर वर्ष है या वित्तीय वर्ष है, तो कैसे पता लगाना है। हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई भी हम, ठीक है, कोई भी अगर हम मशीन प्लांट जो भी है खरीद रहे हैं, अगर वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के अंतर्गत अगर हम खरीदते हैं तो वो कैलेंडर वर्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर कोई मशीन हम लोग अप्रैल 1 से लेकर उधर खरीदते हैं, ठीक है, अप्रैल 1 से लेकर जो भी है दिसंबर तक या, ठीक है, तो वो जो है वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आता है। तो वित्तीय वर्ष कितने का रहता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वित्तीय वर्ष कहलाता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर कैलेंडर वर्ष कहलाता है। तो इसी को याद रखना है, ध्यान रखना है कि हम कब किस फर्नीचर को कब खरीद रहे हैं। तो इसको 1 अप्रैल को खरीदें यानी कि ये वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आएगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गिन है, मतलब जो भी एंट्री करना है उसमें अगर ह्रास निकालेंगे तो हम लोगों को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी ने प्लांट 9400 रुपये में खरीदा,
उसको लगाने के लिए 600 रुपये व्यय दिए, ठीक है। तो जो 9400 है उसमें 600 जुड़ जाएगा, क्योंकि लागत को जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसका अनुमानित जो जीवन काल 10 वर्ष दिया है, इसमें कोई परसेंट नहीं दिया है कितना परसेंट निकालना है, इसमें सिर्फ दिया है जीवन काल। और इसका अवशिष्ट मूल्य दिया है 1000, ठीक। हमेशा याद रखना, अवशिष्ट मूल्य को घटा देना है। किससे घटाना है? पहले जो भी स्थापना व्यय वगैरह है, गाड़ी भाड़ा व्यय है, उसको जोड़ने के बाद जो है अवशिष्ट मूल्य को घटाना है। और 3 वर्ष के लिए हमको खाता बनाना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे में दिया है इसका 9400 रुपये मशीन हो गया, 600 रुपये उसमें स्थापना करने के लिए लगा, वो हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 1000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये, ठीक। अब 10,000 में हम लोग माइनस करेंगे 1000 अवशिष्ट मूल्य का, ठीक है। तो 10,000 में 1000 घट गया तो 9000 आ गया। अब ये बटा 10 क्यों है, 100 क्यों नहीं है? तो यहाँ पर जो है हमें परसेंट नहीं दिया है, ठीक है। 100 क्यों लिखते हैं? जब परसेंट रहता है, जैसे 10% है तो परसेंट को घटाने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रतिशत नहीं दिया है, सिर्फ जीवन काल दिया है 10 वर्ष, तो परसेंट की जगह 10 वर्ष रहेगा, ठीक है। यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9000 बटे 10, तो 10 कट गया तो 900 आ गया। अब देखिए 2018 था, अप्रैल 1 था, टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक खाते से ही करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी मशीन आप खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, मतलब बैंक के माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, चेक वगैरह से, नगद नहीं देंगे, ठीक है। नगद की इसमें एंट्री नहीं करना है, सिर्फ बैंक से ही करना है, रोकड़ की एंट्री नहीं करना है। अब 9400 का ख़रीदे हैं तो यहाँ पर एंट्री हो गया। देखिए इसमें हमको 9400 तो है, तो उसमें 600 को इसी में नहीं जोड़ देना है, यानी कि 10,000 करके एंट्री नहीं दिखाना है, अलग अलग है, ठीक है। तो अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 9400 रुपये, अप्रैल 1 को ही है, ठीक है। एक ही तारीख को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसलिए अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, यानी कि बैंक खाता से व्यय 600, 9400 और 600 को जोड़ेंगे तो हो गया 10,000, ठीक। अब 1 अप्रैल से लेकर हमको गिनना है 31 मार्च तक। अब देखिए 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हो गया 2018, लेकिन जब जनवरी फरवरी मार्च आएगा तो 2019 हो जाएगा, इसलिए इस साइड क्या किए हैं, 2019 किए हैं। तो मार्च 31 को 2019 में आ गए। अब तो जो ह्रास लगेगा वो 2019 में लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि वित्तीय वर्ष है यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 2018 से 2019 आ गए, ठीक। अप्रैल 1 से 31 मार्च यानी 1 वर्ष, तो 9000, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर 900 कैसे आया है ह्रास? यहाँ पर जो मशीन का व्यय लगा है उसमें उसको ऐड कर दिए, फिर 1000 अवशिष्ट मूल्य घटा के 9000 आया, उसमें से 10 जो जीवन काल है उसमें से फिर भाग करेंगे तो 900 आया है। अब इस 900 को 10,000 में से घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बच गया? 9100 बच गया। अब इसको क्या करके दर्शाएंगे? तो मार्च 31 को ही दर्शाएंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि शेष ले गए करके दर्शाएंगे 9100 रुपये। इसका टोटल हो जाएगा 10,000 और इधर भी 10,000, ठीक है। अब ये बाय बैलेंस CD है, अब 2019 में आ गए हैं, ठीक है। तो इस पार एंट्री होगा तो 2019 को, मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस BD करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2019 अप्रैल 1 दिया है, टू बैलेंस BD दिया है, ठीक। और कितना दिया है? 9100। और 9 इसमें 1 अप्रैल को तो 2019 में और कुछ एंट्री नहीं है, तो यही बस रहेगा। अब देखिए 9100 हो गया। अब इसका जब निकालेंगे, ठीक है, तो 1 वर्ष का ही निकालेंगे, तो 31 मार्च को निकलेगा इसका ह्रास। तो 2019 से फिर दिसंबर तक 2019 ही रहेगा, मार्च आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी मार्च, तो वो 2020 में आएगा। तो ये 2020 मार्च 31 है ह्रास खाता। अब देखिए जो ह्रास निकलेगा वो पुराना पे ही निकलेगा, जैसे कि इस वाले में 5000 पर ही निकल रहा था, वैसे यहाँ पर भी जो ये है, ठीक है, नीचे में जो दिया है गणना कार्य
वही निकलेगा बार बार। तो इसमें भी 900 आएगा और उसके नीचे वाले में भी 900 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 900 आ गया। अब 9100 में 900 घटा देंगे तो 8200 बच गया, जिसको मार्च 31 बाय बैलेंस CD करके दिखाएंगे। शेष ले गए करके 8200 दिखाएंगे। टोटल हो गया 9100। अब इस बाय बैलेंस CD को 2020 है यहाँ पर, अब 21 हो जाएगा, मतलब 2020 ही रहेगा। तो 1 अप्रैल हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, तो 2020 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD करके दर्शाएंगे 8200 रुपये। अब 8200 यहाँ पर सिर्फ यही एंट्री है और कुछ तो इसमें नहीं दिया है। ठीक, अब 2021 आ जाएगा क्योंकि मार्च लग गया, तो मार्च 31 को हरास खाता को करके लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 900 आएगा। ठीक है, अब 8200 में 900 घटा दिए, 7300 बच गया, जिसको हम मार्च 31 बाय बैलेंस CD शेष ले गए करके 7300 दर्शाए हैं, और इसका टोटल करेंगे 8200, इधर भी 8200। ठीक, अब बाय बैलेंस CD है, उसको बाय बैलेंस 2021 मार्च है, तो ये अप्रैल 1 आ जाएगा, टू बैलेंस BD करके 7300। ठीक है, इसको दर्शाना ही है, एक एक्स्ट्रा निकालना है। ठीक है, यानी कि जो शेष लाया गया करके एक अलग से दिखाना है हमको, क्योंकि ये जो है ओपनिंग स्टॉक है, प्रारंभिक रहती है हमारा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये भी बन गया 3 वर्ष का, 2018, 19 और 20 का। 21 का तो रहेगा ही, क्योंकि ये जो है ओपनिंग स्टॉक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।